नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती आजाद। खबरों का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि भाजपा के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की सूची जारी होने के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि भाजपा की राष्ट्रीय टीम में अलग अलग राज्यों, क्षेत्रों, समाज के विभिन्न वर्गों और अलग अलग अनुभव वाले लोगों का समावेश किया गया है। रिजिजू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम चयन की सोच की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री हर राज्य, हर क्षेत्र और समाज के अलग अलग वर्गों को प्रतिनिधित्व देते हुए टीम तैयार करते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने का अवसर मिलना सौभाग्य की बात है। वहीं कैबिनेट में संभावित फेरबदल से जुड़े सवाल पर किरेन रिजिजू ने कहा कि इस तरह के सवाल पार्टी और सरकार के स्तर पर उनसे पूछना उचित नहीं है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। बीजेपी का नेशनल टीम का सूची जब पब्लिश हुआ तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का अब सोच देखिए किस तरीके से अपनी टीम बनाते हैं, और हर स्टेट, हर रीजन, समाज के अलग अलग वर्ग और तजुर्बे वाले एक्सपीरियंस और ऊर्जावान नई चेहरा किस तरीके से मिश्रण करके टीम बनाते हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ बीजेपी का नेशनल। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। इस दौरान महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण मुंबई वधावन एक्सप्रेस कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर चर्चा हुई और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री फडणवीस ने वित्त मंत्रालय से इस परियोजना के लिए JICA से फंडिंग के संबंध में मंजूरी देने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि ये प्रोजेक्ट मुंबई और आसपास के क्षेत्रों की कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। फडणवीस के मुताबिक केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस प्रस्ताव पर सकारात्मक विचार करने का भरोसा दिलाया है। मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण इस परियोजना में सहयोग के लिए वित्त मंत्री का आभार भी जताया। वहीं महराजगंज के निचलौल में समाजवादी पार्टी के बूथ सम्मेलन का आयोजन किया गया। हरिओम पैलेस में आयोजित सम्मेलन में गाजीपुर सदर से सपा विधायक जय किशन साहू ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। विधायक ने प्रदेश सरकार की नीतियों और विकास कार्यों पर सवाल उठाते हुए सपा सरकार के कार्यकाल से मौजूदा सरकार की तुलना करने की अपील की। वहीं सम्मेलन में जिला अध्यक्ष की गैर मौजूदगी को लेकर भी उन्होंने नाराजगी जताई और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से शिकायत करने की बात कही। विधायक ने बताया कि सिसवा विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने फौजी भैया गौरी शंकर को सपा का टिकट देने की मांग की है, जिस पर वह अखिलेश यादव से बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जय किशन साहू जी, गाजीपुर सदर विधानसभा से ये आते हैं, सपा के विधायक हैं। इनसे जानेंगे आज का कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है। बहुत स्वागत है। आज का जो कार्यक्रम महाराजगंज में हुआ, इसमें आपका क्या कहना है? यह आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी के आदेश पर यहाँ पीडीए जन चौपाल भाई गौरी शंकर गुप्ता फौजी जी ने पीडीए जन चौपाल का आयोजन किया गया था, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमें आदेशित किया था कि महाराजगंज और कुशीनगर दोनों जनपदों में जाओ और पीडीए जन चौपाल को संबोधित करो। आज के संबोधन में आपके जो यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं गायब थे। नहीं, कहीं तबीयत खराब होगी, ऐसा थोड़ी नहीं। पोस्टर में कहीं फोटो भी नहीं लगा हुआ है। लगा है, अगल बगल देखेंगे, लगा है, या कोई बात की बात नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते थे तबीयत वगैरह, भाई तबीयत मनुष्य है, खराब भी हो सकता है। यह बात आपने मंच के माध्यम से कहा है कि मैं इसकी शिकायत अखिलेश यादव से भी करूंगा। यह कहना चाहिए, उनसे बात करनी। शिवपाल चाचा कुछ दिन पहले एक बात बोले थे कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम गृह मंत्री बनाएंगे। किसको बनाएंगे, नाम नहीं दिए। अब जब बात मेरे संज्ञान में नहीं आए तो उसका जवाब दूं मैं। इंडिया डेली लाइव, मोहम्मद आलम, महाराष्ट्र।
और चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर तहसील नजीबाबाद में जिलाधिकारी जसजीत कौर एवं पुलिस अधीक्षक अभिषेक ने जन सुनवाई करते हुए आमजन की समस्याएं और शिकायतें सुनी। अधिकारियों ने मौके पर मौजूद फरियादियों से उनकी समस्याओं की जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों को शिकायतों के प्रभावी समाधान के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राप्त जन शिकायतों का समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए और फरियादी को प्रभावी समाधान उपलब्ध कराया जाए। और अगली खबर आपको यूपी के कौशाम्बी से बता रहे हैं, जहां पर लगातार हो रही बारिश के चलते गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। कड़ा कुबरी घाट पर करीब 30 सीढ़ियां पानी में डूब चुकी हैं। घाट पर श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। गहरे पानी में जाने से रोकने के लिए पहले से ही फ्लोटिंग बैरियर लगाए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस बल के साथ प्राइवेट गोताखोरों की भी तैनाती की गई है। बारिश के मौसम में लगातार गंगा जी के जलस्तर पे जो जल का स्तर है वो रोज दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। इस समय मेरी मौजूदगी जनपद कौशाम्बी के कुबरी घाट पे है, जहां पर रोज हजारों से अधिक की संख्या में श्रद्धालु जल भर के भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए यहाँ से जल को भर कर ले जाते हैं और दर्शन करके यहाँ से अन्य अन्य स्थानों पर जो बड़े बड़े शिवलिंग है वहां का दर्शन करते हैं। तो आइए यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो प्रशासन के द्वारा यहाँ पर व्यवस्था की गई है जल स्तर के बढ़ाव को लेकर के वह क्या है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मैं विनय पांडे, कड़ाधाम कौशाम्बी। ये प्रशासन के द्वारा यहाँ पर क्या क्या इंतजाम किए गए हैं? ये सबसे पहले बात मैं जिला प्रशासन आपके चैनल के माध्यम से हम आपका स्वागत करना चाहते हैं, क्योंकि ये आप बैरिकेडिंग देख रहे हैं, डिब्बे वाला नाम मैं भूल गया हूँ। और उसके बाद विशेष तौर से क्योंकि हमेशा जो है 3 बजे रास्ता स्नान होता है, कोई दुर्घटना हमेशा होती रहती थी, लेकिन जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारी, पुलिस कप्तान साहब के माध्यम से ये अच्छी व्यवस्था की गई है। और साथ में हमारे जल पुलिस भी है, एनी टाइम हमेशा तैनात रहते हैं। और अभी भी जो है जिला प्रशासन के आदेश पर ये आपको टीन सेट लगवाया गया है, ताकि क्योंकि यहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं थी, इसके फिलहाल के लिए छावनी के लिए जो है छाँव धूप पानी के लिए करवाई गई है। और जिला प्रशासन की ओर से इतनी अच्छी व्यवस्था करवाई गई, पुलिस प्रशासन एनी टाइम हमें तैनात रहता है। साफ सफाई को लेकर क्या व्यवस्था रहती है यहाँ पे? अब देखिए मेला है सर जी, तो थोड़ा गंदगी तो रहती ही है, लेकिन नगर पंचायत कड़ाधाम जो है सफाई करवाते हैं, 2 बार सफाई करवाते हैं। ये तो देखिए, जो प्रशासन की व्यवस्था है वो लगातार यहाँ के लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि जल स्तर के बढ़ने के पूर्व से ही जिला प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने लग करके यहाँ पे फ्लोटिंग बैरियर को लगवाया, जिससे लोगों में काफी हद तक जल स्तर में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या ना हो, उसको लेकर के बड़ा ही राहत का कार्य किया जा रहा है। कौशाम्बी से इंडिया डेली लाइव के लिए नील। वहीं शहर कोतवाली क्षेत्र के झील के पूर्वा स्थित बीएल आवासीय विद्यालय में उस समय हड़कंप मच गया जब छात्रावास में रह रहे 2 छात्रों की अचानक तबियत बिगड़ने के बाद मौत हो गई। मृतकों की उम्र करीब 9 और 12 से 13 वर्ष बताई जा रही है। दोनों बच्चों की मौत के बाद उनके परिवारों में कोहराम मचा हुआ है। जानकारी के मुताबिक दोनों छात्रों को देर रात गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाया गया था। इलाज के दौरान एक छात्र की जिला अस्पताल में ही मौत हो गई, जबकि दूसरे छात्र को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान उसकी भी मौत हो गई। जिला अस्पताल के इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर विनीत सचान के मुताबिक एक बच्चे की हालत देखकर जहरीले कीड़े के काटने की आशंका जताई गई थी। हालांकि मौत की वास्तविक वजह अभी स्पष्ट नहीं हुई है। आगे बढ़ेंगे। नागपंचमी के पावन पर्व पर महोबा में आस्था और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। भाजपा जिला अध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा के आवास पर श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ 11,000 शिवलिंगों का निर्माण किया गया। इस धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। सुबह से ही आवास पर भक्ति में माहौल बना रहा। श्रद्धालुओं ने विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शिवलिंगों का निर्माण किया और भगवान भोलेनाथ का पूजन अर्चन किया। भगवान शिव के साथ नाग देवता की आराधना करते हुए परिवार, समाज और क्षेत्र के सुख समृद्धि, शांति और
जन कल्याण की कामना की गई। 11,000 शिवलिंगों का निर्माण इस आयोजन का मुख्य आकर्षण रहा। पूजन के दौरान हर हर महादेव के जयकारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर आशीर्वाद प्राप्त किया। और चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के अपमान के विरोध में भारतीय जनता पार्टी झांसी महानगर के नेतृत्व में मौन मार्च निकाला गया। भाजपा कार्यालय से शुरू हुआ यह मार्च निर्धारित मार्गों से होते हुए आगे बढ़ा। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मौन मार्च में शामिल कार्यकर्ताओं ने हाथ में तख्तियां लेकर राष्ट्रगीत के सम्मान और राष्ट्रीय भावनाओं के प्रति आदर का संदेश दिया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि वंदे मातरम देश के स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा और राष्ट्रभक्ति का महत्वपूर्ण प्रतीक है, इसलिए इसके सम्मान से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जा सकता। वंदे मातरम आजादी का नारा था। वंदे मातरम की जयघोष के साथ तमाम नौजवानों ने, देशभक्तों ने इस आजादी के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। वंदे मातरम के साथ देश की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। देशवासियों के हृदय में वंदे मातरम है। उस वंदे मातरम का अपमान कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी ने उसको रुकवा के किया। ये घोर अपमान है भारतीय संस्कृति का। वंदे मातरम। वहीं बरनाहल थाना क्षेत्र के नगर पंचायत इलाके में उधारी के रुपए मांगने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि दबंगों ने कथित तौर पर घर में घुसकर मां बेटे के साथ मारपीट कर दी। मारपीट में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए और पीड़ित परिवार के मुताबिक उधारी के रुपए वापस मांगने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था। आरोप है कि इसी बात से नाराज होकर 4 लोगों ने घर में घुसकर मारपीट शुरू कर दी। घटना में मां और बेटे को चोटें आई हैं, जिसके बाद उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। मामले में पीड़ित के पिता नरेंद्र कुमार ने 4 नामजद लोगों के खिलाफ थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने घायल को चिकित्सीय परीक्षण कराया है और आपको बता दें कि पीड़ित परिवार ने उधारी की रकम वापस दिलाने के साथ आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। रात के समय पर चूनी दुकान पर बैठा था, अपने भाई से बात कर रहा था। उसी टाइम पर इनके भाई आए और शराब पिए थे। उन्होंने मेरे से काफ़ी उल्टा सीधा बोला। उसके बाद मेरी हाथ पर भी काट लिया और मुझे मारपीट भी किया। मेरे यहाँ पर उन्होंने ईंट उठा के मार दी थी सर पर। तब मेरे घर पर आया मैं भागता हुआ, तो ये मेरे घर पर भी अपने भाई लेके आए और इन्होंने हमारे घर वालों को भी मारपीट की। कौन लोग थे, क्या नाम उनका? बड़े भाई का नाम पवन था और उनका नाम एक जिन्होंने पिए थे वो उनका नाम कन्हैया था और उनका एक लड़का था उसका नाम शिवा था और उनके लड़के भी तो उनकी साथ में बहू भी आई थी। तो कितने लोग थे लगभग? ये 5-6 लोग थे। रात के समय पर चूनी दुकान। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री आवास से नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास एवं कार्यान्वयन ट्रस्ट की तीसरी शीर्ष निगरानी बैठक में वर्चुअल माध्यम से प्रतिभाग किया। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। बैठक में देश भर में संचालित प्रमुख औद्योगिक गलियारा परियोजनाओं की प्रगति, उनके समयबद्ध क्रियान्वयन और आवश्यक आधारभूत ढांचे के विकास को लेकर समीक्षा की गई। संबंधित अधिकारियों ने परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति और आगे की कार्य योजना पर चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने आपको बता दें कि उत्तराखंड में विकसित किए जा रहे इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर खुरपिया की प्रगति में बैठक में मौजूद प्रतिभागियों को अवगत कराया। वहीं आगामी निकाय चुनाव को लेकर सीकर जिले में सोमवार 17 अगस्त को वार्डों के वर्गवार एवं महिला आरक्षण की लॉटरी निकाली गई। जिला परिषद सभागार में आयोजित आरक्षण प्रक्रिया के दौरान जिले के 14 नगरीय निकायों के वार्डों का आरक्षण तय किया गया। आरक्षण लॉटरी की प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी की गई। पहले चरण में सुबह 11 बजे स्पीकर, लोसल, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़ और धोद और आपको बता दें कि रामगढ़, शेखावटी के वार्डों की लॉटरी निकाली गई। इसके बाद जो है दोपहर 12:30 के बजे करीब आपको बता दें कि पलसाना और तमाम जगहों की जो है लॉटरी निकाली गई। ऐसे ऐसे सिलसिला जो है वो आगे बढ़ता गया। आपको बता दें कि आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब विभिन्न वार्डों में चुनाव लड़ने वाले संभावित दावेदारों की तस्वीरें भी काफी हद तक साफ हो गई हैं।
आज जिले की 14 नगरीय निकायों के लिए राज्य सरकार के द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में कुल 495 वार्डों हेतु जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में लॉटरी निकाली गई। कुल 495 वार्डों में लगभग 70 वार्ड एससी कैटेगरी हेतु आरक्षित किए गए हैं, जिनमें से 23 वार्ड एससी कैटेगरी की महिलाओं हेतु आरक्षित किए गए हैं। कुल 9 वार्ड एसटी कैटेगरी हेतु आरक्षित किए गए हैं, जिसमें एक एसटी कैटेगरी की महिला हेतु आरक्षित किया गया है। जिले में कुल 99 वार्ड ओबीसी कैटेगरी हेतु आरक्षित किए गए हैं, जिनमें से 32 वार्ड ओबीसी कैटेगरी की महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित रहेंगे और शेष अनारक्षित 317 वार्ड्स में से कुल 107 वार्ड अनारक्षित। वहीं आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर भीलवाड़ा में आरक्षण लॉटरी की प्रक्रिया पूरी हो गई। कलेक्ट्रेट सभागार में नगर निगम भीलवाड़ा सहित जिले की 10 नगर पालिकाओं के लिए वार्डों का श्रेणीवार आरक्षण तय किया गया। आरक्षण की तस्वीर साफ होते ही संभावित प्रत्याशियों की सक्रियता भी बढ़ गई है। भीलवाड़ा नगर निगम के 70 वार्डों के लिए निकाली गई लॉटरी में 15 वार्ड सामान्य महिला, 14 वार्ड अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी, 9 वार्ड अनुसूचित जाति यानी एससी और 1 वार्ड अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए आरक्षित किया गया है। वहीं 31 वार्ड सामान्य श्रेणी में रखे गए हैं। आरक्षण लॉटरी के दौरान विधायक अशोक कोठारी, गोपीचंद मीणा, जब्बर सिंह सांखला, लादूलाल पितलिया, लालाराम बैरवा और गोपाल खंडेलवाल सहित कई जनप्रतिनिधि, अधिकारी और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना अनुसार और आज नगर निगम भीलवाड़ा और समस्त नगर पालिकाओं का आज श्रेणीवार आरक्षण की प्रक्रिया कलेक्ट्रेट हॉल में पूर्ण की गई। सभी नगर पालिकाओं का और नगर निगम भीलवाड़ा में जो एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल कैटेगरी में वर्गवार आरक्षण की प्रक्रिया है और उनके अंदर महिलाओं की आरक्षित पदों की लॉटरी भी साथ ही संपन्न की गई। पूरी लॉटरी पूर्ण पारदर्शी रूप से कंप्लीट की गई। समस्त दलों से सहयोग मिला और सभी जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे, आमजन भी उपस्थित थे। और चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। एसआईआर प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची में वर्षों से दर्ज पात्र लोगों के नामों पर आपत्तियां लगाए जाने को लेकर मसूरी में सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने मतदाता सूची में नाम हटाए जाने की आशंका को लेकर विरोध जताते हुए प्रशासन से पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी रखने की मांग की है। शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को आपको बता दें कि प्रत्यावेदन सौंपकर आपत्तियों की निष्पक्ष जांच की मांग की गई। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि कुछ मतदाताओं के नामों पर ऐसी आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं जो लंबे समय से मसूरी में निवास कर रहे हैं और जिनका नाम किसी अन्य स्थान की मतदाता सूची में दर्ज नहीं है। कांग्रेस ने मांग की है कि किसी मतदाता के नाम पर आपत्ति दर्ज कराने वाले व्यक्ति की सुनवाई के दौरान मौजूदगी सुनिश्चित की जाए और बिना ठोस प्रमाण के किसी पात्र मतदाता का नाम न हटाया जाए। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि आपत्तियों का विवरण BLA 2 को उपलब्ध कराने और BLO तथा स्थानीय सभासद के माध्यम से मतदाता के स्थानीय निवास की पुष्टि कराने की मांग भी रखी गई है। मेरे पास एक नोटिस आया, अभी आप यहाँ रहते नहीं है, मेरे को इतना 78 साल हो गए मसूरी में रहते हुए। आप ये कंपनी बाजार से लेके लाल डिब्बा कहीं भी देख लो, हर आदमी मेरे को जानता है। मेरी पीछे वाली इस पे दुकान है और मेरे यहाँ 2-3 पुश्तें हो गई, हम लोग यहीं रहते हैं और किसी ने आपत्ति लगा दी कि यहाँ नहीं रहते, तो इसलिए इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और मैं बड़े टेंशन में हूँ इस बात पर, भी शादी उम्र हो गई मुझे यहाँ रहते हुए, मेरे को जो उन्होंने ये कर दिया। देखिए गंभीर समस्या है। एकाएक बहुत सारे मसूरी निवासियों को नोटिस आए, ठीक है ना। नोटिस तब आए, नोटिस नहीं आए, बिल्कुल आपत्ति एक फॉर्म 7 भर दिया गया, किसी का ऑनलाइन फॉर्म 7 भर दिया गया और उसके बाद जो ये पता चला कि इनका नाम यहाँ से कटने वाला है, ठीक है ना। अभी SIR की प्रक्रिया चल रही है, जैसे इन्होंने अमित भाई ने बताया। उसके अभी फॉर्म जो हमने रेक्टिफिकेशन का जो काम चल रहा था, जिसमें डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट ने मांगे थे कि भाई डॉक्यूमेंट्स दो, किसी के नाम में शुद्धिकरण था, किसी के पेरेंटिंग कोई दिक्कत है, किसी का एज में दिक्कत थी, तो अभी वो प्रक्रिया एक पूरी नहीं थी। उसके बाद अचानक से एकदम से BLO का फोन आया कि इतने लोगों का नोटिस फिर से आ गया। कई समय से SIR की प्रक्रिया चलाई जा रही थी, परंतु जब हम उस ऑफिस में बैठे थे परसों फॉर्म भर रहे थे, क्योंकि उस दिन 6 नंबर फॉर्म भरे जा रहे थे और नए बच्चे हैं इनके फॉर्म भरे जा रहे थे, तो अचानक SDM साहब ने कुछ फॉर्म भेजे
ईओ साहब को कि ये नाम जो है ये 7 नंबर फॉर्म आए हुए हैं, ये कम से कम 50-60 फॉर्म थे और इन फॉर्म को जो है आप 7 नंबर ऐप में भरिए। बीएलओ को वहां से हटा दिया गया का ये कम से कम 6 या 5:30 बजे का टाइम था और जो बीएलओ थे वो 6 नंबर फॉर्म भरने की बजाय 7 नंबर की प्रक्रिया में लग गए। IR में जो प्रक्रिया प्रारंभ में चल रही थी कि जो नाम के त्रुटि थी या किसी तरह के डॉक्यूमेंट पूरे नहीं थे उसको सुविधा पूर्वक किया जा रहा था, लेकिन उसके तत्पश्चात जब फॉर्म 7 की बात आती है, आपत्ति लगाने की बात आती है, तो ऐसे लोग आपत्ति लगाते हैं जो बिल्कुल निराधार आपत्ति है। जब उनको फोन नंबर मिलाया जाता है तो कहीं बरेली, दिल्ली, कुछ के फोन नंबर बंद आते हैं जो रिचेबल ही नहीं है, कि जो कोई कुछ ऐसे हैं जो फोन ही नहीं उठा रहे हैं। तो एक निराधार आपत्तियों के आधार पर फॉर्म 7 को ऑनलाइन भरा जाना एक तरह से संदेह पैदा करता है कि आने वाले समय में क्या पता उन लोगों के वोटों पर किसी तरह का प्रहार किया जाए और ऐसे लोगों को मताधिकार से वंचित किया जाए। हमारा सिर्फ ये कहना है कि ये सब मतदाता हैं। हमारे जो कांग्रेस की यहाँ की समिति है, नगर कांग्रेस समिति, वो आए थे, उन्होंने अपनी एक ज्ञापन दिया है कि यहाँ पे जो फॉर्म 7 है उसकी सही से विधिवत निस्तारण हो और किसी का नाम ना छूटे। तो मैंने सभी को आश्वासन हमने यही दिया कि हम सभी जितने भी फॉर्म 7 है उन जो भरे गए हैं उसमें बिल्कुल विधिवत सुनवाई होगी, निस्तारण होगा उनका बिल्कुल विधि अनुसार और किसी भी पात्र व्यक्ति का नाम नहीं कटेगा। ये मैं फिर से पुनः आश्वासन पूरी मसूरी विधानसभा की जनता को देना चाहता हूँ। आप हमारी SIR की प्रक्रिया में सहयोग करें और अपने दस्तावेज हमें दे, हियरिंग में उपस्थित होकर सुनवाई में हमारा सहयोग दें और मैं आश्वासन देता हूं कि किसी भी पात्र व्यक्ति का नाम यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत कार्य तेज कर दिए गए हैं। लखीमपुर खीरी, गोंडा, बहराइच, बदायूं, पलिया, बलिया, फर्रुखाबाद और प्रयागराज समेत प्रभावित इलाकों में प्रशासनिक अधिकारियों ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उनकी जरूरतों का जायजा लेते हुए सहायता उपलब्ध कराने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। साथ ही प्रशासन की ओर से बाढ़ प्रभावितों को सहायता राशि, फूड पैकेट और अन्य जरूरी राहत सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि राहत सामग्री हर जरूरतमंद परिवार तक समय पर पहुंचे और बाढ़ प्रभावित लोगों को हर संभव मदद दी जा सके। और अगली खबर आपको सूरत से बता रहे हैं, जहां के पाल इलाके स्थित गार्डेनिया से हाउस में पार्किंग और मेंटेनेंस को लेकर हुआ मामूली विवाद हिंसक होने का आरोप है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि वेसू पुलिस स्टेशन में तैनात जवान नरेश गढ़वी ने पड़ोसी नीलेश पटेल, उनकी पत्नी और 77 वर्षीय बुजुर्ग मां के साथ मारपीट की। आरोप है कि बुजुर्ग महिला को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया गया, जिससे उन्हें चोट आई और घटना से जुड़े कुछ वीडियो भी सामने आए हैं जिनमें कथित तौर पर मारपीट दिखाई दे रही है। स्थानीय लोगों ने आरोपी पुलिसकर्मी पर विभागीय रौब दिखाने का आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार ने किसी भी समझौते से इनकार करते हुए आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। અમારે એક પાર્કિંગ બાબતની મગજમારી હતી। ઓલરેડી મારા ઘરે ફર્નિચરનું કામ ચાલે છે, એટલે મારી ગાડી આગળ સોસાયટીમાં 6 નંબરમાં નરેશભાઈ ગઢવી, નરેશભાઈ કુંચાલા એ રહી છે અને એમના ઘરથી 15 ફૂટ દૂર ગાડી મૂકી હતી, ત્યાંથી કોઈ સોસાયટીનો કોઈ રસ્તો નથી, પણ ત્યાં કોઈ પણ ગાડી મૂકે તો એ પોલીસ સ્ટેશનમાં છે, પોલીસમાં છે, વેસુ પોલીસ સ્ટેશનમાં, એટલે કાયમ સોસાયટીમાં કાયમ માટે પોલીસનો પેલો રોપ બતાવે છે। અને આજે ગાડી 2 દિવસથી મારી પડી હતી અને એ ગાડીના લીધે એ મારી સાથે આજે ઝઘડો કર્યો એમણે અને મને કીધું કે ગાડી અહીંયાથી તમે હટાવી લો એમ। તો ગાડી એમને કોઈ નડતી નહીં હતી અને છતાં બી એણે ઝઘડો કર્યો, પછી થોડી ગાળા। वहीं कांवड़ मेला 2026 के शांतिपूर्ण और सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद अब इसे राष्ट्रीय मेला घोषित करने की मांग उठने लगी है। सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने नगर आयुक्त नंदन कुमार का स्वागत करते हुए कहा कि हर साल करोड़ों शिव भक्त कांवड़ मेले में शामिल होते हैं। ऐसे में कुंभ और अर्धकुंभ की तर्ज पर कांवड़ मेले को भी राष्ट्रीय मेला घोषित किया जाना चाहिए। मांग की गई कि नगर निगम की आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पारित कर सरकार को भेजा जाए। नगर आयुक्त ने कहा कि इस प्रस्ताव पर मेयर किरण जैसल से वार्ता कर बोर्ड बैठक में विचार किया जाएगा। नहीं, हमारी कांवड़ की प्लानिंग थी, प्री प्लानिंग थी और हम पता था कि इतना भीड़ आएगा, हम पहले से एक्स्ट्रा मैन पावर और मशीनरीज लगा रखे थे। बेसिकली मेन चुनौती लास्ट के 2 दिन होती है, क्योंकि जो कनेक्टिंग रोड्स है घाट को वो बिल्कुल नैरो है, तो गाड़ियों का मूवमेंट नहीं हो पाता है। उस कारण से पूरा
एक्यूमुलेट हो जाता है, तो उसको हमने मतलब हमारा प्लान प्रायोरिटी है कि जल्द से जल्द उसको जो है उठा लिया जाए। नहीं, हमारी कांवड़ की प्लानिंग थी, प्री प्लानिंग थी, और हम पता था कि इतना भीड़ आएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।